हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप वीडियो में धोरण 8 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी तेमा सेमेस्टर 2 लेसन नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री तेना विषे આપણે વાત કરીશું। જેના લેખક છે शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल जो मध्य प्रदेश में आया हुआ है वहाँ पे हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई उसने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की और MA यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स LLB यानी कि लेजिस्लेटिव बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद भारत लौटकर उसने राजनीति में सक्रिय हुए वे और विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई उसकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। यानी कि वे क्या बने थे? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और वहाँ से राष्ट्रपति की उपाधि उसने प्राप्त की थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उसने अनेक पुस्तकें लिखी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा आदि। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे और वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे, यानी कर्म को ही ज़्यादा महत्व देते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूल आधार था। यानी कर्म के प्रति उसकी जो अटल आस्था थी और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही गुणों के कारण उसके जीवन का विकास हुआ था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता तथा सेवा का मूल्य समझा गया है। शास्त्री जी का नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। बराबर, तेनी साथे आपणे कर्मयोगी विशेषण जोड़વું खूब ज योग्य है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्म योगी होने में ही छिपा हुआ है। बराबर, ते आटला ऊंचा पद पर पहुंचा एनु मुख्य कारण शोधन रहस्य के पोते कर्मयोगी था एटले। बराबर, એટલે कर्मने વધારે महत्व आपता। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा कर के बैठ रहते, बराबर, और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बताए हुए आगे बढ़ता है। बराबर, ते ए लोकोमांथी नता के जे मात्र भाग्यना भरोसे बैठेला होय, बराबर, के नसीबमां हशे तो मळशे एवा व्यक्तिओमां ना आवता, परंतु अने अचानक सफलता मळी जाए, बराबर, भाग्यमां होय तो मळे अने कदाच अचानक सफलता मळी जाए एवा व्यक्तिमां नता, परंतु ए लोकोमां हता के जेनी हाथनी लकीरो एटले के हाथनी जे रेखाओ छे, बराबर, एने बदले पोताना विचार अने कर्म एनी शक्ति पर वधारे भरोसो होय एवी व्यक्तिओमां हता के जे पोते जीवननो रस्तो छे जाते ज बनावता होय अने आगळ वधता होय एवी व्यक्तिमां हता। ते हाथनी लकीरों पर क्यारे विश्वास करता नहीं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। एना माटे कर्म छे ए शुं हतुं? ईश्वर। इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। पोते कर्म करता अने क्यारे फलनी आशा राखता नहीं। अने एवुं ज भगवान श्री कृष्णए गीता में पर अर्जुन ने कीधुं हतुं के तू कर्म कर पण फलनी आशा
ન રાખ। તો એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ लाल बहादुर शास्त्री नो, बराबर, कि जे कर्म ने ज महत्व आपता। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, फल की प्राप्ति ना अवसर मिलता, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही देखी। अगर फल की आशा नो अवसर एटले तक मळे तो पण तेओ ए तरफ नजर पण करता नहीं। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। मैं हमारा बात करी, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी करना नहीं अधिक उपयुक्त होगा। એટલે લેખક એવું કહે છે કે એક કર્મયોગી માત્ર નહીં પણ નિષ્કામ કર્મયોગી, નિષ્કામ કર્મયોગી એટલે કે જેને ક્યારે ફળની આશા ન હોય અને માત્ર પોતાનું કર્મ જ કરતા રહીએ એવા વ્યક્તિને કહેવાય નિષ્કામ कर्मयोगी। आगे हम देखते हैं, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। कौन सी तीन बातें? प्राप्त करने, उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन उसके जीवन चरित्र में बातें दिखाई देती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था क्या कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी भी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। આવું કીધું હતું લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ કે જો તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરતા હોય છે, રાજનીતિક હોય, સામાજિક હોય કે કોઈ પણ અન્ય ક્ષેત્ર હોય, જો તમે એમાં સફળતા મેળવવા ઈચ્છતા હો અને પોતાની જવાબદારી છે એને પૂરેપૂરી નિભાવવા ઈચ્છતા હો તો તમે તમારા કાર્ય તથા સમર્પણ અને ભક્તિ તથા કર્મ એ બધાને એક કરી લો। बराबर। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। लेखक एम कहे छे कि शास्त्रीजीना जीवनનું सफलताનું रहस्य એ આ महत्वपूर्ण विचारों कारण મળેલું હોય। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। मात्र એને જોવામાં જ આપણને અહેસાસ થઈ જાય કે ખરેખર આ વ્યક્તિ કે જે પોતાના કર્મોને વધુ મહત્વ આપે છે એમ। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते। मात्र राष्ट्र लाभ એટલે દેશનો લાભ એવી ભાવનાથી પ્રેરિત થઈને करता था। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत सी बड़ी विशेषता थी। क्या कि वो जो कुछ भी कार्य करते थे वो राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। ये उसके जीवन की बड़ी विशेषता थी और जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू जी की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम बहुत कम कठिन नहीं था और उसे भी किसने अपने हाथों ले लिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा यानी इस अपेक्षा को पूरा किया। बराबर। चलो आगे हम देखते हैं। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी थी कि क्या
कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, यानी कि बड़े हुए, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे तब भी वे सामान्य ही बने रहे છે કે એનો જન્મ છે એ સામાન્ય પરિવારમાં થયો હતો અને તેનો જે ઉછેર છે એ પણ સામાન્ય પરિવારમાં થયો હતો અને પ્રધાનમંત્રી જેવા પદ ઉપર પહોંચે છે ત્યારે પણ તે સામાન્ય જ હોય છે, બરાબર। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। तेनामां विनम्रता थी कि आटला ऊंचा पद पर आवी गया छतां पण कांई अभिमान के कोईना प्रत्ये वेर ईर्ष्या अदेखाई जेवुं कांई जोवा न मळतुं। विनम्रता हती, सादगी एटले सादाई, सरलता हती अने जेना कारणे तेना व्यक्तित्वमां कांईक नवुं ज आकर्षण छे एटले विशिष्ट आकर्षण छे ए जन्मावतुं हतुं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, जेना कारणे शास्त्री जी व्यक्तित्व है एक गांधी जी व्यक्तित्व की खूबज नजीक हतुं। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। याद रखना है ये आपको। बापू से प्रभावित होकर कब लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी? तो 1921 में। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन पर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल यानी कि बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी के जेने भारतीय चिंतकों એટલે વિચારકો ડૉક્ટર ભગવાનદાસ અને ગાંધી બાપુના જીવનનો એવો પ્રભાવ રહ્યો હતો કે તે જીવનભર તેના આદર્શો પર ચાલતા રહ્યા અને બીજાને પણ પ્રેરિત કરતા ગયા કે તમારે પણ આ રીતે જીવન જીવવું જોઈએ। શાસ્ત્રીજીના સંબંધમાં લેખક એમ કહે છે કે મને બાઇબલ ખ્રિસ્તી ધર્મનો પવિત્ર ગ્રંથ બાઇબલ એની એક ઉક્તિ છે મને સાચી સાબિત થતી હોય એવું જણાય છે કે વિનમ્ર એ જ પૃથ્વીના વારસદાર થાય છે। ત્યાર પછી शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष की थी। કેટલા 17 વર્ષની ઉંમરે તેઓ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોડાઈ જાય છે। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। गांधी जी ना आह्वान थी ते स्कूल छोड़ी दी थी और तेओ बाहर निकलिया। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए जिसके वे जीवन पर सदस्य रहे। शिक्षा છે એ તે અધૂરી હતી એ ક્યાં પૂરી કરી? કાશી વિદ્યાપીઠમાં તેણે પોતાની જે અધૂરી शिक्षा હતી એ પૂર્ણ કરી અને ત્યાર પછી એનું મન હંમેશા દેશની આઝાદી માટે અને સામાજિક કાર્યોમાં લાગેલું રહ્યું અને જેના પરિણામ સ્વરૂપે 1926માં લોકસેવા મંડળમાં તેઓ સમાવિષ્ટ થયા અને हमेशा तेना सदस्य એટલે કે સભ્ય રહ્યા। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अच्युतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो गया था। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत तो हुई, वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलते रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी
से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी और सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 साल तक की थी, जो सबसे बड़ी जेल यात्रा थी। बराबर। લોકસેવા મંડળમાં તેઓ જ્યારે સમાવિત થયા ત્યારે એના સદસ્ય જ રહ્યા। આ સંસ્થા દ્વારા તેમણે અછૂતોદ્વાર છે એનો કાર્યક્રમ છે એ પણ ચલાવ્યો। બરાબર। જેલ યાત્રાઓની આપણે વાત કરીએ તો શાસ્ત્રીજી ઈસવીસન 1930માં જ્યારે મીઠાનો કાયદો તોડવાના કારણે જેલમાં ગયા હતા અને 1942 સુધીમાં તેઓ કુલ 7 વખત જેલમાં ગયા હતા। કેટલી વખત? 7 વખત। અને મીઠાનો કાયદો એટલે કે 12મી માર્ચ 1930 નમક કા કાનૂન તોડ દો એટલે મીઠા પર જે કરવેરો લેવામાં આવતો હતો એના માટે જે આંદોલન થયું હતું તે, જેને દાંડી યાત્રા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, દાંડી કૂચ અથવા તો દાંડી યાત્રા, જેમાં 78 સત્યાગ્રહીઓ છે એણે ભાગ લીધેલો હતો। બરાબર। અને શરૂઆત કોણે કરી હતી? ગાંધીજીએ 78 સત્યાગ્રહીઓને સાથે રાખીને, અને એમાં લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે એ પણ સમાવિત થયા હતા। આગળ વાત કરીએ આપણે કે અને બીજું 1942માં ભારત છોડો આંદોલન સુધી સતત આ લડાઈ છે ચાલતી રહી અને 12 વર્ષોમાં 7 વખત એને જેલ યાત્રા વેઠવી પડી। આના ઉપરથી આપણે એ અંદાજો છે લગાડી શકીએ કે દેશની આઝાદી માટે એને કેટલી બધી લડત હતી। અને દૂસરી જેલ યાત્રા એટલે બીજી જેલ યાત્રા એને 1932માં જ્યારે કિસાન આંદોલન થયું હતું ત્યારે પણ એવો એમાં સમાવિત થયા હતા। અને 1942માં તેની જેલ યાત્રા કે જે 3 વર્ષની હતી, જે સૌથી લાંબી જેલ યાત્રા હતી। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए और वहीं दूसरी और पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। एक बाजू गांधीजीની વિચારધારા મુજબ રચનાત્મક કાર્યોમાં જોડાયેલા હતા અને બીજી બાજુ પદાધિકારી એટલે પદનો અધિકારીના સ્વરૂપમાં તેઓએ લોકોના સેવા કાર્યો કરવા એમાં પણ તેઓ लागेला હતા। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। बराबर। 1935માં તેઓ સંયુક્ત પ્રાંતીય કોંગ્રેસ સમિતિના સચિવ છે બનાવવામાં આવ્યા અને इस पद पर वे 1938 तक रहे। 1938 સુધી તેઓ ત્યાં રહ્યા હતા। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बराबर। 1936માં તેઓને ખેડૂતોની દશાનું અધ્યયન કરવા માટેની જે એક સમિતિ હતી એના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिसमें जमींदारी उन्मूलन, जमींदारीने लगतो कायदो बराबर एना पर विशेष जोर आप्યું। इसके बाद 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़ रहे। बराबर। 6 વર્ષ સુધી અલ્હાબાદની નગરપાલિકા કે જેની સાથે તેઓ કંઈક ને કંઈક કાર્યના રૂપમાં જોડાયેલા રહ્યા। मैं समझता था हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। बराबर। आ पण एवं व्यक्तित्व હતું, व्यक्तित्व चिंतन के जेना कारण नागरिकों की समस्याओं थी एना परिचय आप्यो। उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था। अब इसके साथ इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे।
દેશની કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા હોય તેનું કઈ રીતે નિરાકરણ લાવવું એ शास्त्री ने सारी रीते हमें आवड़ी गयु હતું। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। बराबर इन्हें पसंद करवामां આવ્યા અને सही मायने में यही शास्त्री जी के सदस्य जीवन की शुरुआत संसदीय जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में हुआ। बराबर खरेखर शास्त्रीजीની संसदीय जीवन की शुरुआत છે અહીંથી થઈ હતી અને જેનું સમાપન કે જે પ્રધાનમંત્રીના પદ સુધી રહ્યું હતું, એટલે જ્યાં સુધી તેઓ પ્રધાનમંત્રી ન બન્યા ત્યાં સુધી સંસદીય जीवन એને વિતાવ્યું। આગળ शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। એટલી બધી ઊંડી પકડ હતી કે જેના કારણે શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી કે જેણે રાજનીતિક ગુરુ કહી અને શું કહ્યું હતું કે ઉन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है, એના માર્ગદર્શન હેઠળ મારું રાજનીતિક જીવન છે શરૂ થયું છે। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में शास्त्री जी भी भिन्न भिन्न पदों पर रहे थे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। याद रखो उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी ने शू बनाववामां आव्युं हतुं? गृह मंत्री। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में भी आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला था। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। परे यानी कि अलग होता था। वे अपने को कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। जो आनी विशेषता थी ते पोताना पद ने कारण ते पोते क्यारे पोताने ऊंचो मानता नहीं। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं है बल्कि जनता के सेवक है। क्या मानते थे वो? जनता के शासक नहीं, जनता के सेवक। बराबर इसी भावना से कार्य करने के लिए उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी और साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली थी। इस लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। सिर्फ 19 महीने। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। बराबर वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। बराबर पोते पोताना अधिकार है ये पण सारी रीते निभावता था, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया था और अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। पोताने जे अधिकार मळ्या था एना करता पोताना जे कर्तव्य जे फरज है एने सारी रीते पोते पहला निभावता। शायद इसलिए शास्त्री जी भी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त किए थे। क्या कहा था 19 दिसंबर 1964 को सभी विद्यार्थियों को? और कौन सी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तेनु जे पदवी समारोह हतुं ते आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, तमारा जीवननी मंजिल कोई पण होय, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। शू कीधुं एने कि तमारा भविष्यनी मंजिल कोई पण होय, तमारी पसंदगीनी, परंतु सौथी पहला तमारे ए विचारवुं जोईए कि तमे सौथी पहला देशना नागरिक छो। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त
कुछ अधिकार देता है कि जे આપણું संविधान છે તમને अधिकार આપે છે, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए અને એનાથી આપણા ઉપર અમુક જે કર્તવ્યો છે, ફરજો છે, એનો પણ બોજ, એની જવાબદારી છે આપણે ઉઠાવવી પડે, જે આપણે સમજવું જોઈએ। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, એટલે આપણો દેશ કેવો છે? પ્રજાસત્તાક છે। जो निजी स्वतंत्रता देता है, જે આપણને ખુદ પોતે स्वतंत्रता આપે છે, પોતાની એટલે કે निजी स्वतंत्रता। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के लिए हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। कि जे આપણે જે સ્વતંત્રતા મળી છે તેનો ઉપયોગ એક વ્યવસ્થિત સમાજના હિત માટે કરવો જોઈએ, કે જે સ્વેચ્છાપૂર્વક એટલે સ્વેચ્છાએ લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધોથી પર હોવું જોઈએ। अधिकार, कर्तव्य, आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। चलो હવે આપણે શબ્દ જોઈએ। दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम यानी बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त समर्पण यानी सौंपना, अर्पित होना, समन्वय यानी संयोग, निहित यानी भीतर रहा हुआ, अंतर्गत आस्था यानी कि श्रद्धा विश्वास, विरासत यानी कि वारसो, आह्वान यानी कि ललकार चुनौती, उन्मूलन यानी जड़मूल से नष्ट करना, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी कि प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त यानी दिया हुआ, निर्वाचन यानी चुना हुआ, दीक्षांत समारोह यानी विश्वविद्यालयों को प्रमाण पत्र देने का उत्सव। अभ्यास में हम बात करते हैं तो सबसे पहले कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें क्या है? सबसे पहले शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो इसमें क्या आएगा? शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर है। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले तो उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उनके निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। उसके बाद शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था और गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में ही भी थे। इसलिए शास्त्री जी का जीवन का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। यानी क्या कि शास्त्री जी को कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे और देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। उसके बाद अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे वो आपको बताना है और सोचकर उत्तर भी देना है। उसके बाद संवाद को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब होना चाहिए, तो अपने आप करना है। उसके बाद निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप अनुलेखन कीजिए, वो अच्छे हैंड राइटिंग से आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? तो उसमें क्या आएगा? प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी का जीवन चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके
इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उसकी परवरिश भी हुई थी, यानी कि बड़े हुए थे। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी जी के थे जो शास्त्री जी में भी अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अच्युतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया था। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई थी। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक तो है ही। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भी भार डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली हुई स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। उसके बाद क्या करना है? परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो इसमें पहले क्या है? रीढ़ यानी कि मेरुदंड, रीढ़ की यानी मेरुदंड। उसके बाद अमिट यानी कि अटल। उसके बाद आधारशिला यानी कि नींव। उसके बाद खाद यानी जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला एक पदार्थ। पल्लवित यानी कि विकसित, जिसमें पल्लव लगे हो। सौरभ यानी कि सुगंध, और सभ्य यानी शिष्ट। इसको हम शब्दकोश के क्रम में लिखिए तो अटल पहले आएगा, उसके बाद आएगा जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला, उसके बाद पदार्थ, उसके बाद नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। इस इकाई में हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं, तो कौन कौन से सद्गुण थे वो आपको लिखना है। उसके बाद एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों के उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तो आगे क्या आएगी स्टोरी? चींटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर सभी चींटियाँ शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, क्यों नटराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता? आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना? शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा से बनकर दिखा दिया आज। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजयी जुलूस निकाला। तो इस तरह हमें स्टोरी लिखनी है। भाषा सज्जता, उसमें हम देखते हैं कि कम, झटपट, प्रतिदिन, भीतर, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई। हमारे घर के आगे मस्जिद है और आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा।
तो ये क्या है, के साथ यानी राम और लक्ष्मण का, के चारों ओर यानी बगीचे और दीवार, के आगे यानी घर और मस्जिद का, से मधु यानी मनीषा और मानसी का, की जगह यानी साजिद और वाजिद। तो ये क्या हमें बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं ना, उसको संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। इसमें क्या है, और, इसलिए, तथापि। जैसे कि रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। तो दो वाक्यांश अथवा तो शब्दों को परस्पर मिलाने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए, ये सभी क्या करते हैं, दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने का काम, जिसको संयोजक भी हम कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, ये क्या है, क्रोध, विस्मय, भय, ये सभी मन के भावों को प्रकट करता है। तो इस तरह मन के भाव को जो प्रकट करता है ना, उसी शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड इंग्लिश में इसको बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से अव्यय छांटिए। आज मैंने बहुत कम खाना खाया है। अंजलि सोनल के आगे बैठी है। तो बैठी तो लेकिन क्या आगे। मीनाक्षी और साल्वी गांव जा रही है। तो और, अरे ये क्या कर रहे हो। और इधर क्या आएगा, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो बहुत कम। इस तरह योग्यता विस्तार, मेरा प्रिय नेता पर विषय पर निबंध लिखना है आपको, और ये आपको पूरा करना है। बटुकेश्वर दत्त। ओके, तो फ्रेंड्स इधर हम लेसन नंबर 4 फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।